नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भारत की मूल भाषा है या फिर पिजिन भाषा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। भारत में संस्कृत का विकास एक पिजिन भाषा के रूप में हुआ। ईरान के आर्यपुत्र डेरियस प्रथम का शासन 6ठी सदी ईसा पूर्व में जब भारत के गंधार तथा पंजाब क्षेत्र में स्थापित हुआ, तब भारत की प्राकृत भाषी जनता पर शासन एवं संवाद कायम करने के लिए ईरानी नौकरशाहों को एक पिजिन भाषा की जरूरत महसूस हुई, जो कि ईरानी भाषा और स्थानीय प्राकृत भाषा के सम्मिलन से बनी हो। वर्तमान समय में पंजाबी भाषा भारत की एकमात्र भाषा है जिसमें प्राकृत पाली के शब्द सबसे ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। ईरानी और प्राकृत भाषा के सम्मिश्रण से पैदा हुई यही भाषा बाद में संस्कृत के नाम से जानी गई। इसी पिजिन भाषा के माध्यम से ईरानी नौकरशाहों ने भारत की प्राकृत भाषी जनता से आपसी संवाद स्थापित किए तथा उन पर शासन किया। संस्कृत की उत्पत्ति की मूल वजह यह थी कि ईरानी नौकरशाहों को प्राकृत भाषा नहीं आती थी और न गंधार पंजाब की जनता ईरानी भाषा जानती थी। गौर करने की बात है कि ईरानी शासक डेरियस प्रथम के समय संस्कृत भाषा नहीं बनी थी, बल्कि वह मिश्रित या पिजिन भाषा थी और इस वजह से वह काम चलाऊ भाषा थी। इसीलिए डेरियस प्रथम के समय में संस्कृत का इस्तेमाल राजकीय कार्यों और शिलालेखों में नहीं किया जा सका। इस प्रकार अगर हम देखें तो पिजिन भाषा वह है जैसे कि चीन में पिजिन इंग्लिश का जन्म हुआ, जिसमें शब्द तो अंग्रेजी के हैं मगर ध्वनि, प्रक्रिया और व्याकरण चीनी भाषा का है। 12वीं शताब्दी में जब भारत के उत्तरी भाग में तुर्क साम्राज्य स्थापित हुआ, तब पिजिन भाषा उर्दू की नींव पड़ी और अमीर खुसरो ने उसका व्याकरण बनाया था। इसी प्रकार ईरानी प्रभाव से पिजिन भाषा संस्कृत की नींव पड़ी और क्लासिक संस्कृत का व्याकरण पद्मनंदों के दरबारी पाणिनि ने तैयार किया था। इसीलिए संस्कृत और उर्दू के क्लासिक साहित्य को आने में करीब 500 वर्ष का समय लग गया। मौर्य काल में भी संस्कृत पिजिन भाषा के रूप में जानी जाती थी। यही कारण है कि मौर्य काल में भी संस्कृत का इस्तेमाल राजकाज और शिलालेखों में नहीं किया जा सका। मौर्य काल में ईरानी अधिकारियों और सामंतों का आना जाना लगा रहा। मौर्य शासकों ने ईरानी सामंत तुशस्प और सेनापति के पद पर पुष्यमित्र जैसों को सेवा में बनाए रखा। पुष्यमित्र के द्वारा मौर्यों का तख्ता पलट करने के बाद सैनिक सत्ता कायम हुई। तब संस्कृत को पिजिन भाषा से क्लासिक या साहित्यिक भाषा होने का मौका मिला, लेकिन तब भी संस्कृत पिजिन भाषा के शैशव काल में ही थी। ईसा के बाद ही संस्कृत एक पूर्ण भाषा के रूप में विकसित हो सकी, जिसके अंतर्गत अभिलेख, शिलालेख और बड़े बड़े काव्य, महाकाव्य और नाटक लिखे गए। संस्कृत का पूर्व रूप वैदिक भाषी है, जिसमें ईरानी तत्व ज्यादा हैं, जो अवेस्ता और डेरियस के शिलालेखों से तारतम्य रखता है, जबकि पिजिन संस्कृत का उत्तर रूप क्लासिक संस्कृत है, जिसमें प्राकृत तत्व अधिक हैं, जो ईसा पूर्व के शिलालेखों में प्रयोग हुई है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पिजिन संस्कृत का पूर्व रूप देखने को नहीं मिलता है। वहां सिर्फ क्लासिक व साहित्यिक संस्कृत भाषा के अभिलेख ही मिलते हैं। प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार गंधार में पेशावर के आसपास का क्षेत्र निया प्रदेश कहलाता है, जो प्राकृत भाषी था। निया प्राकृत भाषा में श, श, स तीनों हैं। रा का संयुक्ताक्षर निया प्राकृत में बड़े पैमाने पर मिलता है, जैसे क्र, ग्र, त्र, द्र, प्र, भ्र, म्र आदि। विदेशी ईरानी भाषा निया प्राकृत की इस ध्वनि व्यवस्था को आत्मसात कर रही थी और धीरे धीरे संस्कृत को जन्म दे रही थी।
प्रसिद्ध भाषाविद एजर्टन ने पिजिन भाषा संस्कृत पर विशेष रूप से कार्य किया तथा इसका कोश भी बनाया है। वहीं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि मिश्रित बौद्ध संस्कृत में मिश्रण ऐसा है कि भाषा की एकरूपता इसके साहित्य में प्रायः नहीं है। ललित विस्तार या महावस्तु जैसे कई ग्रंथों में गद्य की मिश्रित संस्कृत पद्य की मिश्रित संस्कृत से प्रायः भिन्न है, जबकि पिजिन भाषा संस्कृत पर लिखे बौद्ध पद्य ग्रंथों को मैक्स मूलर, वेबर तथा बनर्फ ने गाथा संस्कृत नाम दिया है। पिजिन भाषा संस्कृत पर हम अपने अगले भाग में कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।